हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मिल रहे हैं हमारे बेहद खूबसूरत प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ आरटी अकेडमी पर। क्लास 11 चल रही है, थर्मोडायनामिक्स का एक लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आज है दूसरा लेक्चर। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, मैक्सवेल्स लॉज के बारे में और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए काम शुरू करें। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होगा, इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा बेटा ओपन सिस्टम, एक रहेगा बेटा क्लोज्ड सिस्टम, एक रहेगा बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, ये क्या होते हैं ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड? समझो, वर्किंग सब्सटेंस तो हमारे लिए गैस ही थी। अगर मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर को ओपन रखा, तो आप देख रहे हो उसके अंदर जितनी भी गैस भरी होगी, वो तय बात है कि हीट वगैरह करने पर बाहर जा सकती है, या बाहर से किसी गैस को इनपुट कराना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि ओपन सिस्टम ये अलाउ कर रहा है कि अगर इसमें एनर्जी एक्सचेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और पार्टिकल अगर एक्सचेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं मटेरियल एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड। यहां पर मटेरियल और एनर्जी दोनों एक्सचेंज की जा सकती है। कोल्ड, ये क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम का मतलब यहां पे डब्बा बंद कर दिया गया, और डब्बा बंद करने के बाद पार्टिकल्स का आना जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट अंदर और बाहर आ सकती है। यानी कि एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड। मटेरियल कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? हमने एक ऐसी वॉल लगा दी जो कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक वॉल लास्ट लेक्चर में किया था, ऐसी वॉल जो हीट को एक्सचेंज ना होने दे। क्लोज्ड भी है और एडियाबैटिक भी है, तो मतलब क्या हुआ कि नीदर एनर्जी नॉर मटेरियल कैन बी एक्सचेंज्ड। मटेरियल और एनर्जी दोनों ही चेंज नहीं किए जा सकते, एक्सचेंज नहीं किए जा सकते सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। हमारा पाला इन दो तरह के सिस्टम से पढ़ने वाला है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। याद रह जाएगा? जवाब है हाँ। नया शब्द एक आएगा बेटा यहां पर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या है समझो। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का मतलब ये है कि U इक्वल टू सिग्मा U, ईच टाइप। मॉलिक्यूल्स के पास जितने टाइप की एनर्जीज अवेलेबल हैं, उन सारी एनर्जीज को आप जोड़ दीजिए तो वो बनेगी टोटल इंटरनल एनर्जी। क्या बनेगी बेटा? टोटल इंटरनल एनर्जी। कितने टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं? जैसे काइनेटिक हो सकती है, जैसे पोटेंशियल हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर हो सकती है, जैसे केमिकल हो सकती है, जैसे एटॉमिक हो सकती है, और जैसे पता नहीं क्या 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 क्या। हम जब बातें करेंगे बच्चा आइडियल गैस के बारे में, तो आइडियल गैस का पोस्टुलेट ही यही है कि इसमें किसी प्रकार से गैसेस एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करती, एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाती, क्योंकि गैसेस एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये एटॉमिक, केमिकल, फलाना ढमकाना, इन सभी तरह की जो एनर्जीज हैं, इनमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन अगर ना हो तो किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं देखा जाता।
अब क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है तो जो भी सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो सारी की सारी सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी में जा रही है एंड दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए उस पूरे सिस्टम को हम जानबूझ के जीरो रेफरेंस दे देते हैं कि ये है ही नहीं, क्योंकि ना ये बढ़ रही है ना घट रही। तो सिस्टम के बिहेवियर में इस तरह की एनर्जी में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा तो किसी प्रकार से इस तरह की एनर्जीज सिस्टम के बिहेवियर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। एंड वी आर अबाउट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यानी हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उनको जोड़ दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसी और चीज पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, मॉलिक्यूल्स गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और किसी पे नहीं करता। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। इस काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म हमारे सामने आता है और वो नया टर्म जो है बेटा वो कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहला रहा है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम चीज क्या है वो समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि पेपर में आती ही है। क्या लिखेंगे? अच्छा देखना, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कितने तरीकों से गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है। वो तरीकों की संख्या 3 तरीकों से कर सकता है, 5 तरीकों से कर सकता है, 4 तरीकों से कर सकता है। वो नंबर कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कॉन्सेप्ट तब समझ आता है जब से मोनोटॉमिक गैस का एग्जांपल दे पाते हैं। मान लीजिए गैस है जो मोनोटॉमिक इन नेचर है, तो आप देख पाओगे कि ये गैस एक्स एक्सिस में दौड़ सकती है, जवाब है वाई एक्सिस में दौड़ सकती है, जेड एक्सिस में दौड़ सकती है, एंड ऑल द 3 डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यानी इसकी वेलोसिटी हो सकती है या नहीं है, वो भाड़ में जाए, हो सकती है पर डिपेंड करता है। ये बेटा वी वाई और ये बेटा वी जेड, 3 दिशाओं में इसकी काइनेटिक एनर्जी संभव है। अब 3 दिशाओं में काइनेटिक एनर्जी संभव है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक काइनेटिक एनर्जी इसने x में रखी हुई है, एक काइनेटिक एनर्जी y वाले मोशन की वजह से है, एक काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा इसका z वाले मोशन की वजह से। हम उस मोशन के 3 हिस्से कर पाए। तो ये जो तरीके हैं इनको गिन लिया गया और हमने कह दिया कि ये जो चीज है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। संख्या गिनी गई 3 निकली, हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3 तरह के गैस मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। एक होगा बेटा मोनो एटॉमिक, एक होगा बेटा डायटॉमिक और एक होगा बेटा ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। ठीक, मैं पॉली एटॉमिक नहीं लिख रहा हूं बट जहां ट्राई एटॉमिक पढ़ रहे हैं वहीं पर हम पॉली एटॉमिक लिख सकते हैं, एक ही आर्टिकल है वो, अलग अलग नहीं है। इन 3 तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए बातें हम करने वाले हैं। अब मोशन की वैरायटी पढ़ लें। तो जो पार्टिकल का मोशन है वो पार्टिकल का मोशन 3 कैटेगरीज में हम तोड़ते हैं। पहला बेटा कौन सा? ट्रांसलेशन। दूसरा कौन सा बेटा? रोटेशन। और तीसरा कौन सा बेटा? वाइब्रेशन। हम क्या जानते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का तब आता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई कर दिया गया। और फिजिक्स में जो हिस्सा हमारे कोर्स में है उसमें हाई टेम्परेचर की बातें नहीं है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की बातें नहीं है। तो फिजिक्स में वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। तो इस तरह का ना काइनेटिक एनर्जी समझनी है ना इससे रिलेटेड कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉट इन सिलेबस। ये किसी प्रकार से हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दिमाग में इस सेटलमेंट को जरूर रखिए। अब अगली बात करते हैं। 2 लोग हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन।
तो ट्रांसलेशन तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से x, y और z एक्सिस में हो सकता है, और रोटेशन भी x एक्सिस के अबाउट घूमने से, y एक्सिस के अबाउट घूमने से और z एक्सिस के अबाउट घूमने से आ सकता है। ठीक, इंडिपेंडेंट वेज हम ढूंढ रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? जवाब है ना। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, जहां पे आई का मतलब है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो के एम आर स्क्वायर रहेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने परफेक्ट सॉलिड स्फीयर माना है, इस वजह से वो 2/5 mr स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए हम पढ़ते हैं, यानी DOF फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो भैया सबसे पहले तो ट्रांसलेशन वाली जान लेते हैं, फिर रोटेशन की चर्चा करेंगे। ये रही ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन कैसे सीखें? आपके पास एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, यानी एक ही एटम इसमें अवेलेबल है। आप इसे x में दौड़ाना चाहें, आप इसे y में दौड़ाना चाहें, आप इसे z में दौड़ाना चाहें, ऑल आर अवेलेबल। ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है बेटा, ये z एक्सिस है, और यहाँ पर आप vx वेलोसिटी का कंपोनेंट पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हो तो सकता ही है, जो अवेलेबिलिटी है उसकी बातें की जा रही है। तो 3 नंबर ऑफ फेज निकल के आए, तो आपको DOF ट्रांसलेशन वाली कितनी मिली बच्चा? 3 मिली। अब इसके रोटेशन की बात करो, तो जब आप इसमें रोटेशन की चर्चा करोगे तो देखो क्या होगा। यही अपना गैस मॉलिक्यूल है, अकेला सुंदर प्यारा टिका हुआ, और इसको आप x एक्सिस पे सोचो, y पे सोचो, z पे सोचो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। आप इसको x के अबाउट घुमा सकते हो, आप इसे y के अबाउट घुमा सकते हो, आप इसे z के अबाउट घुमा सकते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाली कितनी है? 3, पर ये गलत है। आप सोचें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो है। जवाब है हाँ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो हम कहेंगे 2/5 mr स्क्वायर, r का मतलब रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि आइडियल गैस के कंडीशन में जो हमने पोस्टुलेट बनाया है उसमें माना है कि गैस मॉलिक्यूल इज हार्ड स्फीयर एंड वेरी टाइनी। वेरी टाइनी का मतलब ये है कि जो इसकी रेडियस है वो बहुत छोटी है, और छोटी का मतलब ये है कि अप्रोचेस टू 0 है, यानी कि एंगस्ट्रॉम लेवल की है। अब एंगस्ट्रॉम लेवल की चीज को अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻⁻20 हो जाएगा। 10⁻⁻20 होने से ऐसा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 की तरफ टेंड करने लग जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 की तरफ टेंड करने का मतलब है कि चाहे जितना ओमेगा हो और चाहे ना हो, काइनेटिक एनर्जी 0 के अलावा कुछ होने वाली नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाली बच्चा 0 मिल रही है। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन 0 आ रही है। तो आप यहां पे ढूंढें, ट्रांसलेशन आपको मिल चुका है, रोटेशन आपको मिल चुका है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आ रही है 3, और तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल। ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की आपको याद रखना है। अगला देखो, अगली स्टोरी जो बेटा होगी वो होगी DOF फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फिर वही बात, सबसे पहली स्टोरी किसकी है बेटा? ट्रांसलेशन की। तो हम सबसे पहले क्या समझ लें? ट्रांसलेशन। जब आप ट्रांसलेशन की बातें कर रहे होंगे तो ट्रांसलेशन लिखेंगे। आप यहां पर एक बढ़िया सा गैस मॉलिक्यूल बनाएंगे, और गैस मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक है तो यू विल मेक अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये 2 एटम लिए और 2 एटम को जोड़ दिया ऐसे, और जोड़ने के बाद आपने कहा कि ये x में दौड़ सकता है
ये y में दौड़ सकता है, ये z में दौड़ सकता है। तो आपने कहा ये vx यहां हो सकती है, vy यहां हो सकती है, vz यहां हो सकती है, और आपके पास DOF ट्रांसलेशनल 3 आ गई, हमेशा ही आएगी, 3 एक्सेस अवेलेबल तो है ही। अब रोटेशन करवा लो इनका, तो रोटेशन देखो कहां कहां संभव है। तो जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे बेटा तो क्या मिलेगा, गौर से देखो, तुम्हें एक ये एटम और एक ये एटम, और दोनों को मिलाकर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो x में दौड़ेगा, y में और z में, 3 एक्सेस हो गई। आप इसमें घुमाओगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक्सेस से दूर है मासेस, आप यहां घुमाओगे तो भी एक्सेस से दूर है मासेस, लेकिन अगर इसके अबाउट घुमाओगे तो ये एक्सेस तो मास से ही होकर जा रही है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 आएगा, और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगी। तो इनकी एक्सेस के अलोंग किसी कीमत पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली रोटेशन की, यहां पर रहेगी और यहां पर रहेगी। तो DOF रोटेशन की कितनी है बेटा, सिर्फ 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बेटा आपके लिए टोटल आ रही है वो है 5, यानी 5 हिस्सों में काइनेटिक एनर्जी बटेगी, 5 तरीकों से काइनेटिक एनर्जी रखी जा सकती है। अगला क्या है, अगला बेटा है ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक में 2 तरह के केसेस हैं, एक है बेटा मॉलिक्यूल अगर लीनियर हो, और एक है अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो। तो चलो लीनियर मॉलिक्यूल की बातें करते हैं। ट्राइएटॉमिक है और लीनियर है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के एटम्स एक ही लाइन में है, तो ये तो तुरंत तुम्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल तो 3 ही मिलने वाली। अब इस पे एक्सेस बना ली जाए, ये x ये y और इसी प्रकार से ऊपर z। तो आपको दिखेगा कि x पे तो तुम्हारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये z पे भी तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि एक्सेस से दूर मासेस है, लेकिन ये जो y एक्सेस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है क्योंकि तीनों मासेस से होकर गुजर रहा है। तो लॉजिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल अभी भी 2 निकल कर आ रही है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल बेटा हमारे लिए जो बन जा रही है वो 5 है। आगे आओ, नॉन लीनियर की बातें करो, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, और इस प्रकार से आप इन्हें जोड़ें तो ये बन गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का सुंदर सा मकड़जाल। अब यहाँ पे एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऊपर की तरफ z एक्सिस है। अब आप x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट से घुमा तो चला तो सकते ही, तो ट्रांसलेशन तो संभव है ही सही। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल तो 3 ही आने वाले, उसको बार बार ड्रामे करने की जरूरत है। अच्छा, x के अबाउट अगर घुमाना चाहो तो भी ये घूमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। y के अबाउट घुमाना चाहो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और z के अबाउट घुमाना चाहो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि किसी भी एक्सिस से आपको कोई ना कोई मास किसी पर्टिकुलर दूरी पर मिलेगा, कम या ज्यादा, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल जो है वो भी 3 आ रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टोटल आने वाली है वो बेटा 6 आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये आप पे आ जानी चाहिए। मोनोटॉमिक के लिए 3, डाई के लिए 5, ट्राई के लिए 2 केस, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर है तो डाई जैसा केस है 5, और नॉन लीनियर है तो 6। वाइब्रेशनल हमें कंसीडर नहीं करनी। अच्छा साहब, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इक्विपार्टीशन का लॉ है। इक्विपार्टीशन का मतलब बराबर बराबर एनर्जी का बट जाना। तो ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो वो देख लो। लॉ कहता है the total kinetic energy of a gas molecule
is divided into its all degree of freedom, जितनी भी है 3 5 6 whatever, into its all degree of freedom equally। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। शुद्ध मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आप लिख लीजिए, कहिए कि 5 है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके 5 बराबर हिस्से कर दिए गए हैं और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर एनर्जी बटी हुई है। क्लियर है मेरी बात? यानी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से भी लिखा जाता है इस डेफिनेशन को। बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। क्या? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes equally to the total kinetic energy of a gas molecule। again ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये उसकी डेफिनेशन। इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक ये कि एनर्जी क्या, ये लॉ क्या कहता है, तो ये भी तो बताना जरूरी है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी। तो यहां पे दूसरा पोस्टुलेट क्या आता है, each degree of freedom possess 1/2 kT kinetic energy। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT काइनेटिक एनर्जी रहती है। ये K क्या है? K का मतलब है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पहली बात ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय n। n फॉर Na मतलब अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू पावर 23। अवोगाड्रो नंबर के वैल्यू से अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी एक मॉलिक्यूल की बातें करेंगे तो K लिखेंगे, 1 मोल की बातें करेंगे तो K की जगह हो जाएगा R। और T का मतलब ये है हमारे लिए, यहां पर T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है? मतलब है वो टेम्परेचर जिसे केल्विन स्केल में लिखा हो। ठीक, ये 2 चीजें 1/2 kT। ये ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखने की कोशिश करूं ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? F/2 kT, क्योंकि 1/2 kT इज द काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम होने से क्या हो जाएगा? F/2 kT, F बीइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल को बेटा एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं, एक मोल के लिए लिखना चाहूं तो मुझे लिखना पड़ेगा F/2 kT इनटू मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और Na इनटू K क्या होता है? वो तो R के बराबर होता है। तो ये बन गया F/2 RT। ये एक मोल के लिए। तो चलो ऊपर जगह कम बची तो इसके ऊपर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर n मोल्स। n मोल्स के लिए क्या बनेगी बेटा? F/2 nRT। तो ये रही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एक बात दिमाग में जरूर सेटल करके रखें कि इस इक्विपार्टीशन के लॉ से एक बात मालूम चलती है कि गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली गैस के टेम्परेचर का फंक्शन है, किसी और चीज का नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर का फंक्शन है, नथिंग स्पेशल इज देयर, सिर्फ टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर को कई बार हम डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस पढ़ लेते हैं, दैट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट जाएगी ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। लेकिन इन द कोर किसी मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये डिसाइड करने का फैक्टर टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के पास ओवरऑल क्या काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो हम टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं। ये मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है।
आपके पास n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अच्छा, अब क्या है, अब मैक्सवेल साहब जो हैं एक नया लॉ दे रहे हैं, क्या, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? मैक्सवेल साहब जो हैं वो खतरनाक आदमी है, थियोरेटिकल साइंटिस्ट भी हैं, एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी हैं। ये क्या करते हैं, ये एक एंसेंबल लेते हैं गैस का, किसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उसके बाद ये चेक किया कि कितने गैस मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, और उन वेलोसिटीज के साथ उन्होंने नंबर्स निकाला कि फलाने वेलोसिटी के 10 पार्टिकल, इतनी वेलोसिटी के 20 पार्टिकल, इतनी वेलोसिटी के 50 पार्टिकल, और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। कैसा ग्राफ प्लॉट किया वो देखो। इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया वो प्लॉट किया dn बाय dv, और यहां पर v पर ये वेलोसिटी है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर dv रेंज, ठीक। ये ग्राफ जो है ये ऐसा निकल कर आया, मतलब ये है इस ग्राफ का dn बाय dv का कि अगर मैं किसी v वेलोसिटी से लेकर v प्लस dv वेलोसिटी तक जाऊं, यानी ये जो सेगमेंट मैंने लिया है ये dv का है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो कह रहा है dn पार्टिकल्स होंगे। कुल मिला के अगर आपने ये एरिया निकाल दिया तो एरिया क्या होगा, होगा dn बाय dv इंटू dv, कटेगा तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ dn। तो यानी कि इसका एरिया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहा है। क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक जगह पे पीक मिल रहा है, एक आगे वेलोसिटी मिलेगी, 3 तरह की वेलोसिटीज हम डिफाइन करेंगे इसमें, एक पीछे वेलोसिटी मिलेगी। ये जो वेलोसिटी है इसे हम कहेंगे v मोस्ट प्रोबेबल, इसे हम कहेंगे v एवरेज, ठीक, और इसे हम कहेंगे VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होती है धीमे धीमे आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि ये वो वेलोसिटी है जिसके पाए जाने वाले पार्टिकल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पार्टिकल इस वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं। हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोर्स में नहीं है डेरिवेशन। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है 2kT/m0। एक मॉलिक्यूल के लिए अगर यही 1 मोल के लिए हो जाए तो इसको लिखा जाएगा 2RT/m0। इसी तरह एवरेज की बातें करने लग जाओ, मीन, तो ये मीन जो निकल कर आएगा वो आएगा 8/π/kT/m0, या अगर 1 मोल के लिए लिखने लग जाओ तो ये आएगा 8/π/RT/m0, m0 भी मोलर मास, और VRMS जो होगी वो बन जाएगी बेटा 3kT/m0, और अगर एक मॉलिक्यूल की बजाय एक मोल की लिखोगे तो कितनी हो जाएगी 3RT/m0। ये वेलोसिटीज के जो फॉर्मूलाज हैं हमारे कोर्स में हैं, इनकी डेरिवेशंस हमारे कोर्स में नहीं है, तो डेरिवेशंस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, और सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले VMP मिलेगी, फिर V एवरेज मिलेगी, फिर VRMS मिलेगी। ये VRMS क्या होती है वो आपको बताते हैं। VRMS का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर पर करते हैं स्क्वायर मीन रूट, यानी कि v1 का स्क्वायर, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग रफ्तार से जा रहे हैं, पहले हमने सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद हमने उनका एवरेज निकाल लिया, और उसके बाद हमने उनका रूट कर दिया, तो ये बन गई VRMS। और इस VRMS वेलोसिटी से ही टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा चलता है। तो ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। यहां पे हम स्टोरी को थोड़ा सा रोकते हैं। इतनी बातों के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टोरी आती है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख लो बेटा, क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल स्पेसिफिक बात करता है
कहता है कि मेरे पास 3 बॉडीज है, ए, बी और सी। मैंने कहा कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का होने का मतलब है कि दोनों के टेम्परेचर बराबर हैं, इनमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। फिर अलग से हमने देखा कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बी और सी को भी जब कांटेक्ट में लाया तो पता चला कि दोनों में हीट एक्सचेंज नहीं हुई, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो बिना एक्सपेरिमेंटेशन के बोला जा सकता है कि ये जो ए और सी होंगे ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम and B and C are separately in thermal equilibrium, then A and C must be in thermal equilibrium. यानी अगर A और B का टेम्परेचर बराबर है, अलग चेक किया, B और C का टेम्परेचर बराबर है, अलग चेक किया, तो A और C का अगर टेम्परेचर बराबर ही निकलेगा, चाहे चेक करो चाहे ना करो। ये कॉमन सेंस लॉ कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट क्यों नहीं बोला? ये लॉ फर्स्ट लॉ के बाद आया। ये फंडामेंटल है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, आपको समझ पा रहे हैं। तो इसे उससे पहले रखने के लिए जीरोथ नाम दे दिया गया। बस इतनी सी इसकी कहानी, ये जीरोथ लॉ है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट प्रोसेस और उनके वर्क डन सीखेंगे। ठीक, तो वही डिफरेंट प्रोसेस, उनमें वर्क डन और उनके ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यही हम करेंगे और वहीं से आपके पेपर में सवाल भी आएंगे। तो डेफिनेशन वाला पार्ट था, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स कि क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनमें क्या वर्क डन है, कितना सीपीसीवी क्या है, मेयर फार्मूला क्या है, यही सब आगे करना है। और वही 2 लेक्चर आगे के थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा काम के। पूरे साल हमें देखते रहिए और बहुत कम समय लेकर, ज्यादा चाचा पैपे करके नहीं, डिटेल में आपको कोर्स भी पढ़ा देंगे, समय भी ज्यादा नहीं लेंगे। आपके बोर्ड में वही आएगा जो आरटी एकेडमी पे पढ़ाया जाएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करते रहिए, सबका भला होगा। और हमारे साथ पढ़ते रहिए, जो यहाँ कराया जाएगा, जो यहाँ लिखाया जाएगा, वही आपके पेपर में आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।